हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में नवीन और पुराना राजनय पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि पुराने से नए राजनय में किस प्रकार विकास हुआ, उसका संक्रमण पुराने से नए में किस प्रकार हुआ और उसके उदय के कारण क्या क्या थे। आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ है वो एकदम से विकसित नहीं होती, चाहे वो राजनीतिक सिद्धांत है। ये राजनीतिक सिद्धांत एवं व्यवहार हमारे जो भूतकालीन अनुभव है उनके आधार पर धीरे धीरे ये विकसित होते हैं और नया जो रूप है धीरे धीरे ये ग्रहण करते रहते हैं। यदि हम कहें कि कोई निश्चित तारीख या दिन थी कि उस दिन से नया राजनय प्रारंभ हो गया, तो ये बहुत मुश्किल है। पुराने से नए राजनय में परिवर्तन आकस्मिक रूप से नहीं हुआ। हम ना ही तो पुराने और नए राजनय के बीच में स्पष्ट रूप से सिद्धांतों में भी अंतर नहीं कर सकते। पुराने से नए राजनय के बीच जो संक्रमण काल था, इस काल में जो मुख्य अंतर या मुख्य बात ये थी कि इस समय संधि वार्ता की कला में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सुधार किया जाने लगा, समायोजन किया जाने लगा। राजनय के विकास में जो इसका परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, इसका पुराने से नवीन राजनय का विकास हुआ है। इसमें 3 तत्वों ने मुख्य रूप से प्रभाव डाला और ये 3 तत्व थे, जैसे औपनिवेशिक प्रसार की इच्छा, तीव्र व्यापारिक प्रतियोगिता और संचार साधनों की गति में वृद्धि। ये जो राजनयिक सिद्धांत का विकास क्रम है, जो पुराने से नए में जो संक्रमण काल है, इसको हम कुछ चरणों में, स्टेप्स में बांट सकते हैं और इसी के अनुसार हम इसमें बात करेंगे। तो पहला इसका चरण या स्टेप हम ले सकते हैं निरंकुश राजतंत्रीय राजनय। आप सब जानते हैं, कल हमने बात की थी पुराने राजनय की, तो उसकी विशेषता जो हमारे सामने आई थी कि ये निरंकुश राजतंत्र का युग था उस समय, और जो राजनय का प्रमुख होता था वो राजा का ही क्षेत्र होता था, राजनय का जो प्रमुख था वो, और उसी के अनुसार जो उसके राजदूत थे उनको उनका व्यक्तिगत प्रतिनिधि माना जाता था और सामान्य जन की इसमें भूमिका बहुत कम होती थी। राजदूत राजा के व्यक्तिगत प्रतिनिधि होते थे और उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे और राजा का निर्णय ही इसमें अंतिम माना जाता था। और राजदूत का कार्य क्या था? चाटुकारिता का कार्य था। तो इस प्रकार ये माना जाता था कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो राजदूत था वो साम दाम दंड भेद सब साधन है वो अपनाता था। षड्यंत्र करना, शत्रु को भ्रम में डालना, धोखा देना, ये इसकी सामान्य पद्धतियां होती थी। धीरे धीरे निरंकुश राजतंत्र के बाद संवैधानिक राजनय का उदय हुआ और इस जो उदय था, या इसमें एक टर्निंग पॉइंट हम मान सकते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 को। ये राजनीतिक विकास के इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कही जा सकती है, क्योंकि इससे संवैधानिक राजतंत्र का युग प्रारंभ हुआ। इसमें इस क्रांति से ही जो है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की मांग की जाने लगी और जो निरंकुश सम्राटों का प्रभाव था अब क्षीण होने लगा। अब उनके अधिकार जो है वो संसद और कार्यकारिणी को सौंप दिए गए थे और संविधान के अनुसार जो राजाओं को कुछ अधिकार दिए गए। अब ये संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी, इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि राजा द्वारा लिए गए निर्णयों को भी ये अवैध घोषित कर सकती थी। अब राजनय का उद्देश्य राजा की व्यक्तिगत हितों की पूर्ति नहीं था, उसके स्थान पर जो मध्यम वर्ग था उनके हितों की पूर्ति करना था। राजाओं का व्यक्तिगत नियंत्रण जो था राजनय से वो समाप्त हो चुका था। लेकिन फिर भी इसमें राष्ट्रवाद, जातिवाद, उपनिवेशवाद मौजूद थे। इसमें इसका ये मूल आधार कहे जा सकते हैं, जिसमें जो व्यक्तियों का जो आर्थिक शोषण है उसकी भावना प्रबल थी। फिर आते हैं हम तीसरे चरण प्रजातंत्रीय व समाजवादी राजनय की ओर। बुजुर्गा वर्ग ने विश्व में राजनीतिक चेतना के विकास में भारी योगदान दिया है, क्योंकि उनके शोषण की मनोवृत्ति से विश्व भर आर्थिक असमानता से ग्रसित हो गया। औद्योगिक क्रांति ने जो जितने भी विश्व के देश थे उनमें सामान्यतः 2 वर्ग उत्पन्न कर दिए थे, बुजुर्गा वर्ग और श्रमिक वर्ग, और दोनों में अपने आर्थिक हितों के टकराव होने लगे और इसी से जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनका प्रजातांत्रिकरण होना प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार प्रजातंत्र और समाजवाद का प्रादुर्भाव हुआ और इसी कारण जो राजनीतिक लक्ष्य हैं उनमें भी परिवर्तन आने लगा। इस समय
राज ने अपने महत्वपूर्ण धरातल से निकलकर जन सामान्य की आलोचना एवं रुचि का विषय बन गया। अब जन की शक्ति को पहचाना जाने लगा। तो निकलसन कहते हैं कि नए और पुराने राजने के संक्रमण काल में जो जनमत है ये एक महत्वपूर्ण तंत्र रहा है। कैनिंग भी ये लिखते हैं कि जनमत मानव इतिहास में अब तक जितनी भी शक्तिशाली कार्यवाही हुई है उन सब में अधिक शक्तिशाली और भयानक कार्यवाही है। अब उसके बाद देखते हैं नवीन राजने। नवीन राजने, प्रथम विश्व युद्ध को नवीन राजने के प्रारंभ का काल कह सकते हैं। इस नए युग में पुराने युग की समस्त विशेषताएं जो थी वो गौण बन गई और नवीन राजने को विचारकों ने काल की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया है। पहला है 19वीं शताब्दी तक का राजने और दूसरा है 1914 के बाद का राजने। 19वीं शताब्दी तक का जो राजने है उसमें अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए और इसके कारण राजने का स्वरूप है और क्षेत्र है वो भी बदल गया। इस समय क्योंकि जो अधिकांश देश है उनमें प्रजातंत्र की ओर अग्रसर हो रहे थे, इसलिए राजने भी जो नई दिशा की ओर आगे बढ़ने लग गया। 1914 के बाद का जो राजने था ये प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ हुआ मान सकते हैं हम, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया था। अब जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो यूरोप तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के जो नवोदित राज्य थे इनकी भूमिका भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो गई थी। कल हमने बात की थी पुरातन राजने या पुराने राजने की, तो उसमें केवल वो जो राजने था यूरोप तक सीमित था। और अब जो संक्रमण काल में अब हम देखते हैं अपने नवीन की स्टेज तक आते आते यहाँ एशिया और अफ्रीका के राज्यों की भूमिका भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ गई थी। तो इस प्रकार धीरे धीरे पुराने से नवीन राजने में परिवर्तन हुआ, क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ। निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र आया और उसके बाद प्रजातंत्रीय और समाजवादी जो है उन राज्यों का विकास हुआ और उसके बाद इसने अपना जो ये नया स्वरूप ग्रहण कर लिया। अब हम बात करेंगे कि जो नवीन राजने था उसमें क्या क्या विशेषताएं थी उसकी। जो पुरातन राजने का पतन और नवीन राजने के उदय के क्या क्या कारण थे, इस पर हम बात करेंगे। जिस प्रकार मनुष्य गतिशील है उसी प्रकार राजने भी गतिशील हैं। 20वीं सदी के आरंभ में हमने अभी बात की कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात राजने में हुए परिवर्तनों को नवीन राजने की संज्ञा दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो राजने की कार्य पद्धति है उसमें भी नवीनताएं आ गई हैं। ये नवीनताएं किस प्रकार आई है हमने अभी देखा है। और इसमें अब कहते हैं कि पुराने राजने में का पतन क्यों हुआ और नवीन राजने का उदय क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे। तो पहला कारण बताया है, निकलसन ने 3 कारण बताए हैं, जिसमें से पहले कारण की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण निकलसन ने बताया है राष्ट्रों के मध्य सामुदायिक भावना का विकास। 19वीं शताब्दी के अंत तक जो विभिन्न घटनाएं और परिस्थितियां थी उनके कारण राष्ट्रों में सामुदायिक भावना धीरे धीरे विकसित होने लगी और धीरे धीरे जो राज्य थे राष्ट्रीय हितों को छोड़कर सामुदायिक भावना से प्रेरित होने लगे। जैसे जो नेपोलियन के डर से यूरोप एक हो गया और इस काल में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और शांति सम्मेलनों का आयोजन भी होने लगा। जो मैटरनिक व्यवस्था थी उसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया और इस व्यवस्था ने कुछ समय के लिए यूरोप के जो राज्य थे उनके विदेश संबंधों का आधार सामुदायिक हित बना दिया। निकलसन दूसरा कारण बताते हैं जनमत का बढ़ता प्रभाव। नवीन राजने के उदय का दूसरा कारण जनमत का जो बढ़ती हुई भूमिका मानी जा सकती है, क्योंकि मध्य वर्ग के राजनयिक अभिकर्ता योग्यता और शिक्षा के आधार पर चुने जाते थे। जनमत का प्रभाव बढ़ने लगा और जो विदेश नीति थी वो जनमत से प्रभावित होने लगी। कैनिंग और बिस्मार्क ने इस जनमत का प्रयोग अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए बखूबी किया है। पामस्टन का तो यहाँ तक भी मानना है कि जनमत सेना से भी अधिक शक्तिशाली होता है। आज यदि हम देखें तो राज्य के जितने भी नीति निर्माता हैं वो जनमत से प्रभावित हैं और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले सामान्य जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी इस बात पर अवश्य विचार किया जाता है। निकलसन ने
तीसरा कारण बताया है पुराने राजनय के पतन का और नवीन राजनय के उदय का, वो है संचार व्यवस्था का द्रुत गति से विकास होना। संचार और यातायात जो व्यवस्थाएं थी उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन एक ऐसा तत्व हम कह सकते हैं जिससे राजनय का स्वरूप ही बदल गया। टेलीफोन, टेलीविज़न, दूरसंचार, जेट हवाई जहाज, जो ये सब साधन थे, उसने इस युग के राजनय और विदेश नीति को पूरी रूप से बदल कर रख दिया और इसको पूर्ण रूप से प्रभावित किया। अब जब पहले यातायात इन संचार साधनों का विकास नहीं हुआ था तो उस युग में जो राजदूत थे वो स्वयं ही निर्णय लेते थे, लेकिन अब चूंकि इन साधनों का विकास होने के कारण जितने भी हमारे जो नियंत्रण है राजनय का वो विदेश मंत्रियों के हाथों में केंद्रित हो गया है और राजदूतों की जो विवेकीय शक्ति है उस पर एक नियंत्रण लग गया है। अब जो नीति निर्माण करने वाले हैं वो स्वयं ही राजनयिक बन गए हैं, स्वयं ही राजदूत बन गए हैं। अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि अपने समानांतर अधिकारियों से वार्ता करते हैं, व्यक्तिगत संपर्क करते हैं, व्यक्तिगत प्रचार, सम्मेलन, शिखर वार्ता, इन सब की सहायता से राजनय की प्रक्रिया में ये शामिल होते हैं, इसको एक गति प्रदान करते हैं। इसके अलावा भी जो अन्य कारण हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। अन्य कारणों में हम देखें तो यूएसए का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना। यूएसए का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना और लैटिन अमेरिकी जो राज्य थे उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे और राजनय का जो केंद्र था वो यूरोप से हट करके और अन्य महाद्वीपों में आ गया। सोवियत संघ में क्रांति को भी हम इसकी एक कारण मान सकते हैं। सोवियत संघ में जो महान क्रांति हुई थी उसके बाद लेनिन और उसके साथियों ने रूसी जो राज्य अभिलेखागार थे उसके गुप्त अभिलेखों को प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार जो गोपनीय संधि वार्ताएं थी उनका प्रकाशन करके एक नए राजनय का जो है वो सूत्रपात हुआ। इस समय क्या हुआ, रूस ने अपनी शासन व्यवस्था का आधार मार्क्सवाद की विचारधारा को बनाया। ये बिल्कुल एक नई सभ्यता और नई संस्कृति थी और अभी तक जो मार्क्सवाद था वो केवल एक बौद्धिक उसको हम कह सकते हैं या विचारों तक ही सीमित था, लेकिन इस क्रांति ने उसको एक जीवन का आधार बना दिया और एक गतिशील सिद्धांत के रूप में स्थापित कर दिया। अब विश्व के जो करोड़ों शोषित लोगों के लिए ये जो क्रांति थी एक प्रेरणा का स्रोत हो गई। तो इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप ही बदल गया। इसके बाद हम बात करते हैं पुराने शक्ति संतुलन का नष्ट होने के कारण भी जो राजनय है उसका नवीन राजनय का उदय हुआ। शक्ति संतुलन में परिवर्तन आने के कारण जो राज्यों के पारस्परिक संबंध थे उनमें भी परिवर्तन आने लगा। जैसे हिटलर और उसके सहयोगियों की पराजय के बाद जो विश्व था वो दो सैद्धांतिक दलों में बट गया। पूर्वी एशिया में लालचीन का उदय हुआ और ये जो नए परिवर्तन हुए उस नए परिवर्तनों के लिए जो राजनय था उसका स्वरूप भी परिवर्तित होना आवश्यक हो गया, स्वाभाविक था इसमें बदलाव होना। एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई एशिया और अफ्रीका के देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसके कारण ये जो देश थे ये भी अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जो भूमिका है उसका अपने आप को एक पार्ट समझने लगे, एक अभिनेता मानने लगे। जैसे हमने पुराने राजनय के अंतर्गत बात की थी कि प्राचीन जो राजनय था, पुरातन जो राजनय था उसमें एशिया के किसी देश का नामो निशान नहीं था जापान को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, और केवल जो यूरोप के राज्य थे उनका ही एकाधिकार था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली तो चीन, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये जो एशियाई देश थे ये पहले तो राष्ट्रसंघ के सदस्य बने और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। और अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनकी भी जो आवाज़ थी उसका महत्व बढ़ गया, उसकी आवाज़ में एक जो खनक है वो पैदा होने लगी और अब जो राजनय पर यूरोप का एकाधिकार नहीं रहा। शीत युद्ध को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है पुराने राजनय के अंत और नवीन राजनय के उदय का, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद विश्व दो भागों में बंट गया था। इसमें से जो प्रत्येक जो भाग था या प्रत्येक जो शिविर था
दो प्रकार के वो राजनियों का प्रयोग करता था। एक शिविर के साथ राज्यों के साथी और दूसरे शिविर के विरोधी राज्य। तो इस प्रकार या तो कोई किसी का साथी था और दूसरे जो थे उसके विरोधी। तो इस तरह से दो भागों में इसका बंटवारा हो गया था। तो इस जो बदला हुआ परिवर्तन था या परिवर्तित संदर्भ था उसमें पुराना राजने समयातीत बन गया। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से पुराने राजने से नवीन राजने में संक्रमण हुआ, उसका विकास हुआ और इसके विकास होने के क्या क्या कारण थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नवीन राजने की विशेषताएं और पुराने और नवीन राजने में अंतर को जानेंगे। तब तक मिलते हैं फिर से। थैंक यू।